हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है महासागरीय जल के दूसरे भाग के बारे में। और पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि जलीय चक्र किसे कहते हैं, और हमने ये भी जाना कि महासागर के अधस्थल में कौन कौन से प्रमुख उच्चावच पाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे इन्हीं महासागरीय अधस्थल के 4 प्रमुख भाग के बारे में। और इन 4 प्रमुख भाग को विस्तार से जानने के बाद हम जानेंगे उच्चावच की लघु आकृतियां के बारे में। यानी कुछ कुछ लघु आकृतियां भी पाई जाती हैं महासागरीय अधस्थल में, तो ये कौन सी लघु आकृतियां हैं इसे भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, 4 प्रमुख भाग जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो भाग आता है वो है महाद्वीपीय शेल्फ, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से भी जानते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाइयों से घिरा रहता है। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो भाग है इसे हम महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। इस दूसरे चित्र में भी हम समझ सकते हैं ये महाद्वीप शेल्फ है। और ये जो होता है किसी भी महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो प्रायः उथले समुद्र या खाड़ियों से घिरा हुआ रहता है। तो ये महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है समुद्र तल में उच्चावच, उनमें आने वाला सबसे पहला जो फीचर है वो है महाद्वीपीय शेल्फ, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता जो है 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यानी महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये सबसे उथला भाग होता है। और इसके बाद ही धीरे धीरे गहराई में जाने के बाद हमें कुछ और जो है प्रमुख उच्चावच देखने को मिलता है। और ये जो है इनकी औसत प्रवणता अगर हम देखें तो 1 डिग्री से या उससे भी कम होती है। तो यहाँ हमने जाना महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में, जो सबसे पहले आता है जब भी हम किसी महासागर के अधस्थल के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। अब महाद्वीपीय शेल्फ जो है इसकी चौड़ाई अगर देखें तो औसत चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर होती है। और कहीं कहीं ये महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये बहुत संकीर्ण होते हैं। जैसे हम चिली के तट में अगर जाए तो वहां पे अगर ये महाद्वीपीय शेल्फ को देखेंगे तो बहुत संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ वहां पे पाए जाते हैं। उसी तरह सुमात्रा के पश्चिमी तट में भी जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है वो भी बहुत संकीर्ण होता है। और आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ जो है वो विश्व में सबसे बड़ा है और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो 1500 किलोमीटर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे महाद्वीपीय शेल्फ जो है इसकी चौड़ाई जो है ये सभी तटों पे अलग अलग होती हैं। कहीं पे संकीर्ण होते हैं और कहीं पे ये बहुत विस्तृत होती हैं और इनकी चौड़ाई जो है ये बहुत अधिक होती है। और सबसे बड़ी जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो पाए जाते हैं आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ में। अब आइए हम जानेंगे दूसरे प्रमुख उच्चावच के बारे में जो है महाद्वीपीय ढाल, और इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से भी जानते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल जो है ये महाद्वीपीय शेल्फ के विस्तृत भाग ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शेल्फ की तली जो है तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। यानी इस महाद्वीपीय ढाल की अगर हम ढाल की बात करें तो यहाँ पे बहुत तीव्र ढाल होती है महाद्वीपीय ढाल की, महाद्वीपीय शेल्फ की अपेक्षाकृत। और ये जो है महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती हैं आपस में। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो महाद्वीपीय शेल्फ के बाद हमें जो यहाँ पे तीव्र ढाल वाले भाग देखने को मिल रहा है ये ही है महाद्वीपीय ढाल। दूसरे चित्र में भी हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कैसे महाद्वीपीय शेल्फ के बाद जो यहाँ पे हमें भाग दिख रहा है जो तीव्र ढाल का है यही है महाद्वीपीय ढाल।
और यहाँ पे ढाल की प्रवणता जो है ये 2 से 5 डिग्री के बीच होती है और गहराई इनकी 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। और इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां दिखाई देती हैं, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल जो है इसी भाग में हमें कैनियन और खाइयां देखने को मिलती हैं। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैनियन जो हैं कैसे पाए जाते हैं महाद्वीपीय ढाल में। तो यहाँ हमने जाना दूसरा प्रमुख उच्चावच के बारे में जो है महाद्वीपीय ढाल। अब हम जानेंगे तीसरा प्रमुख भाग के बारे में जो है गंभीर सागरीय मैदान, और इसे हम डीप ओशियनिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं और यह विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं समुद्र के नीचे भी हमें बहुत विस्तृत चिकने और सपाट भाग देखने को मिलते हैं और इसे ही हम कहते हैं गंभीर सागरीय मैदान। और ये दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं, ये है गंभीर सागरीय मैदान और इनकी गहराई जो है 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। यानी ये जो विस्तृत चिकने सपाट भाग होते हैं ये महाद्वीपीय ढाल के और नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी गहराई अगर देखें तो 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। तो यहाँ हमने जाना तीसरा प्रमुख उच्चावच के बारे में जो है गंभीर सागरीय मैदान। और चौथा प्रमुख जो उच्चावच है जो पाया जाता है महासागरीय अधस्थल में वो है महासागरीय गर्द, और इसे हम ओशियनिक डीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे गहरे भाग होते हैं, यानी ये जो भाग होता है महासागरीय गर्द का भाग ये सबसे गहरे भाग होते हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यानी जहां भी महासागरीय गर्द पाए जाते हैं वहां पे प्रायः ज्वालामुखी और जो है भूकंप जो है वहां पे सक्रिय होते हैं, और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो भाग है जो हमें चित्र में दिख रहा है और ये सबसे गहरे भाग जो है इन्हीं हम कहते हैं महासागरीय गर्द यानी ओशियनिक डीप या ओशियन ट्रेंच। इसे हम दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कैसे ये गहरे भाग होते हैं जो पाए जाते हैं समुद्र अधस्थल में। और अगर हम इनका अध्ययन देखें तो इनके ऊपर बहुत अध्ययन हुआ है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी एवं प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनके अध्ययन से अभी तक लगभग 97 गर्तों को खोजा गया है और जिनमें से 32 जो हैं गर्त वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 जो हैं ये हिंद महासागर में हैं। तो यहाँ हमने जाना चौथा प्रमुख उच्चावच के बारे में जो है महासागरीय गर्द। अब हम लोगों ने अब तक 4 प्रमुख जो है महासागरीय अधस्थल में पाने वाले उच्चावच जो है इनके बारे में जाना। तो इन 4 प्रमुख उच्चावच के अलावा जो है कुछ लघु आकृतियां भी पाई जाती हैं महासागर अधस्थल में जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं लघु आकृतियों के बारे में जानेंगे और ये है मध्य महासागरीय कटक जिसे हम मिड ओशियनिक रिज के नाम से जानते हैं, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन और निमग्न द्वीप और प्रवाल द्वीप। तो ये हैं लघु आकृतियां जो पाए जाते हैं महासागर अधस्थल में और ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें भी जो है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ हम जानेंगे मध्य महासागरीय कटक के बारे में जिसे हम मिड ओशियनिक रिज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा तो पिछले चौथे अध्याय में जो कि महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित था, उस अध्याय में हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी के अंदर पढ़ा था कि पूरे पृथ्वी पे जो है विभिन्न प्लेट पाए जाते हैं और उनमें हमने पढ़ा था अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट प्लेट। तो ये मध्य महासागरीय कटक जो हैं इन्हीं अपसारी सीमा पे पाए जाते हैं और यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो एक विशाल और नमन द्वारा अलग किए गए होते हैं।
तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है दो प्लेट जो विपरीत दिशा में चलते हैं, इनके बीच में ये जो है मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है मध्य महासागरीय कटक, यहाँ पे लगातार जो है मैग्मा का उद्गार होते रहता है, जिसके कारण जो है इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है महासागर का अधस्थल जो है उसका विस्तार होता है, तो इसे ही हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, जो पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है। और ये जो पर्वत हैं इनकी दो श्रृंखलाएं बनती है क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार मैग्मा का उद्गार होते जाता है, और यही मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होके इन पर्वत के श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। और इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई अगर देखें तो ये 2500 मीटर तक हो सकती है, तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती हैं। यानी ये इतने बड़े होते हैं, विशाल होते हैं कि इनकी ऊंचाई जो है इतनी बड़ी हो जाती है कभी कभी कि ये समुद्र की सतह तक भी पहुंच जाते हैं। और इनका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो हम देख सकते हैं आइसलैंड, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। ये आइसलैंड जो हम देख रहे हैं ये मध्य अटलांटिक कटक का ही एक भाग है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि मध्य महासागरीय कटक जो है कैसे ये लघु आकृतियां होती हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण जो है आकृति होती हैं, क्योंकि यही वो स्थान होता है जहाँ पर जो अपसारी सीमा होती है प्लेट की, वहाँ ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है प्रायः जो है मैग्मा का उद्गार होता है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है ये महासागर के विस्तार क्षेत्र होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रसारी स्थान यानी स्प्रेडिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं दूसरे प्रमुख लघु आकृति के बारे में जो पाए जाते हैं महासागर अधस्थल में। तो ये है समुद्री टीला। तो समुद्री टीला जो है ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, किंतु ये इतने भी ऊंचे नहीं होते हैं जो कि महासागरों के सतह तक पहुंच पाए। जबकि हम लोगों ने देखा है कि मध्य महासागरीय कटक जो होते हैं वो कैसे पर्वत श्रृंखला जो होती है उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कभी कभी कि ये महासागर के सतह तक भी पहुंच जाते हैं। जबकि ये समुद्री टीला जो है ये ऐसे पर्वत शिखर होते हैं जिनका जो शिखर है वो नुकीले होते हैं और इनकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि ये महासागर के सतह तक पहुंच पाए। और समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं और इनकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 3000 से 4500 मीटर ऊंचे ये हो सकते हैं। और इनका सबसे अच्छा अगर उदाहरण हम देखें तो ये एम्पेरर समुद्री टीला है, जो कि एक समुद्री टीला है और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आइए इस समुद्री टीला को हम इस चित्र में समझे कि ये समुद्री टीला कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ जो हम चित्र में देख रहे हैं ये समुद्री टीला है। तो इन्हें हम देख सकते हैं कि कैसे इनके शिखर जो हैं ये नुकीले होते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं समुद्री टीला। अब हम जानेंगे सबसे सपाट जलमग्न कैनियन के बारे में। तो ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। और अगर इसका सबसे अच्छा हम देखें उदाहरण तो हडसन कैनियन विश्व का जो है सबसे अधिक जाना माना कैनियन है और इसे हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। और ये जो जलमग्न कैनियन है ये नदी के मुहाने से होकर आगे जो है ये विस्तृत होते जाते हैं और फिर ये महाद्वीपीय ढाल और स्लोप को काटते हुए नजर आते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे ये नदी के मुहाने से होते हुए आगे विस्तृत होते हैं और ये महाद्वीपीय स्लोप और सेल्फ को काटते हुए नजर आते हैं। तो ये है जलमग्न कैनियन जो गहरी घाटियां होती हैं समुद्र के तले में। अब हम जानेंगे निमग्न द्वीप के बारे में। तो ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं जो हैं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। और अकेले प्रशांत महासागर में हम देखें तो 10,000 से अधिक निमग्न द्वीप जो है ये उपस्थित होते हैं।
आइए इस निमग्न द्वीप को हम इस चित्र के द्वारा समझे। तो यहाँ जो आकृति हमें देखने को मिल रही है यही है निमग्न द्वीप। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। अब हम जानेंगे सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जो हैं लघु आकृति हैं वो होते हैं प्रवाल द्वीप, और ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप होते हैं जो कि गहरे और नमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। और इस प्रवाल द्वीप को हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ जो हमें देखने को मिल रही है आकृति यही कहलाती है प्रवाल द्वीप। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा महासागरीय अधस्थल के 4 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हमने जाना कि कौन कौन सी लघु आकृतियां पाई जाती हैं महासागरीय अधस्थल में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे महासागरीय जल का तापमान के बारे में, और जानेंगे कि कैसे महासागरीय जल का तापमान जो है एक जगह से दूसरी जगह भिन्न होता है, और कौन कौन से कारक जो है इस महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।